हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम आज एक नया टॉपिक जो है वो आप सबके सामने लेके आए हैं। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि क्या आज जो हम पढ़ने वाले हैं और कौन-कौन सी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ये भी थंबनेल में दिया गया है। फिर भी मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप ग्रेड सेकंड जो आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या आप स्नातक स्तर की जो सीईटी की जो एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं, या मैं बात करूँ 12th स्टैंडर्ड की जो सीईटी है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या जो थर्ड ग्रेड है जिसकी एग्ज़ाम जो है अधीनस्थ बोर्ड जो है वो लेने वाला है। तो इन सब की अगर आप तैयारी करते हैं तो यहाँ पे इससे रिलेटेड, वर्ण विचार से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए, इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सेकंड ग्रेड के अलावा थर्ड ग्रेड की आज से ही क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, थर्ड ग्रेड की। इसके अलावा सीईटी की जो हिंदी आपकी आएगी, उस हिंदी की क्लासेज जो हैं या तो जैसे-जैसे अपना बढ़ने का बढ़िया से शेड्यूल, उसके हिसाब से जो है वीडियो अपलोड होते रहेंगे और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बढ़िया, इससे ज़्यादा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ज़्यादा पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कम हो जाती हैं। बिल्कुल, आपको जो चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है और वही चीज़ें अपन जो है इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, हम यहाँ पे जो अपने व्याकरण के जो महत्वपूर्ण जो 3 अंग होते हैं, पहला आता है वर्ण विचार का, दूसरा आता है शब्द विचार का, तीसरा जो आता है वो आता है वाक्य विचार का, और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एक और आ जाता है, वो आता है पद विचार का। तो इन चारों टॉपिकों को जो है यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। पूरी की पूरी व्याकरण इसमें आ जाती है, लेकिन हम सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और जो सीईटी की जो एग्ज़ाम है उसको लेके ही हम बात ज़्यादा फोकस इस पे रखेंगे। अगर आप सीटेट की एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, सीटेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर क्लास ये अपनी रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिएगा, वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण होता क्या है, किसे कहते हैं, इन सब की बात करने से पहले हम थोड़ी सी भाषा को लेके बात करते हैं। देखिएगा, भाषा क्या होती है, क्योंकि भाषा के बारे में जब भी सवाल आता है, कथनों में से आता है कि कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, गलत कथन को चुनिए। तो वहाँ पे भाषा एक क्या है, माध्यम है, एक साधन के रूप में जो है वो भाषा हमारे मानव समुदाय में जो है वो काम करती है, और जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। भाई, मेरे विचार हैं, मुझे आप तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाऊंगा, भाषा के माध्यम से पहुंचाऊंगा और पहुंचा ही रहा हूँ। ठीक है। और भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से बना है, पढ़ा है आपने, बहुत वर्षों तक इस चीज को देखा भी है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। अर्थ बहुत कम लोगों को पता है कि इसका अर्थ क्या होता है। भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। और भाषा को लिखने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, देखिए, भाषा का एक वाचिक माध्यम होता है, एक मौखिक माध्यम होता है और एक लिखित माध्यम होता है। तो लिखित माध्यम भाषा को कैसे लिखना है, उसके लिए हमें एक चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो है लिपि। देखिए, हमारी हिंदी है, उसको लिखने की लिपि अलग है, अंग्रेजी को लिखने की लिपि अलग है, उर्दू को लिखने की लिपि अलग है। इनकी सभी की लिपियां जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। हाँ, बोलने में शब्द एक जैसे ही हैं, बोलने में शब्द एक जैसे ही हैं, लेकिन उनके लिखने का जो तरीका है वो अलग-अलग है। तो देखिए, हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन-सी है, देवनागरी लिपि है, और इस देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से हुआ भाई, ब्राह्मी लिपि से जो है इसका विकास हुआ है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करूँ तो भाषा के 2 भेद होते हैं, भाषा को 2 भागों में मुख्य रूप से हम बाँट सकते हैं। वैसे 3 हैं कुछ जगह दिए हुए, लेकिन तीसरा जो भेद दिया गया है, वो कहीं पर काम में नहीं आता, इसलिए उसको थोड़ा-सा हम साइड में रखते हैं और बात करते हैं सिर्फ़ मुख्य-मुख्य 2 भेदों की। पहला हमारा यहाँ पर भेद जो रहता है, वो है मौखिक भाषा। यानी हम जब भी कुछ बोलकर प्रकट कर रहे हैं, अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन-सी होती है, मौखिक भाषा। दूसरी है अपनी लिखित भाषा, यानी मनुष्य जब अपनी भावनाओं को लिख कर व्यक्त करता है तो वो क्या कहलाता है, लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। और
मौखिक भाषा में जो है ध्वनियाँ ही काम में आती हैं। ध्वनि जो है मौखिक भाषा की सबसे छोटी, भाषा में भी मौखिक की सबसे छोटी अगर मैं बात करूँ तो वो है ध्वनि। ध्वनि सबसे छोटी जो है वो क्या है? इकाई है। ध्वनि क्या है? सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। लिखित भाषा में के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? लिपि की। इसकी चर्चा अपनी हो चुकी है। फिर देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि वास्तव में वर्ण किसे कहा जाता है। देखिएगा वर्ण होता क्या है कि जिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के क्या नहीं हो सकते? टुकड़े नहीं हो सकते, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, उनको वर्ण कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर सवाल बनता है तो वो आएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है भाई? वर्ण कहा जाता है। और वर्ण का ही एक दूसरा नाम है अक्षर। अक्षर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस क्षर। क्षर का मतलब नष्ट होना, क्षर का मतलब नष्ट होना, और ए यानी नहीं। ए यानी क्या होता है? नहीं होता है। तो पूरा क्या हो जाएगा? नहीं नष्ट होना। जो नष्ट नहीं हो, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। और वर्ण भी वही है। तो वर्णों का अगला बिंदु है कि वर्णों का व्यवस्थित जो समूह है वो क्या कहलाता है? वो वर्णमाला कहलाता है। ध्यान रखना है, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाएगा, वर्णों का समूह वर्णमाला कभी नहीं कहलाएगा। व्यवस्थित का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे आप लिखते हो तो क के बाद में ख ही आता है, ग आप नहीं लिख सकते, ये व्यवस्थित क्रम है इसका। आगे देखिएगा कि सभी वर्णों का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। आकार की मैं बात करूँ, उनकी मतलब बात करें तो जैसे वर्णों के जो देखने का जो मतलब दिखने का जो एक अलग है, अलग अलग प्रकार से वो दिखते हैं सीधे तौर पे मैं कहूँ तो। आगे देखिए कि हिंदी वर्णों की खास बात यह है कि ये जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, इंग्लिश की तरह नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ CUT का मतलब आप यहाँ पे कट बोलते हो अंग्रेजी में, और यहाँ पर PUT को यहाँ पे क्या बोलते हो? पुट बोलते हो। तो यहाँ पे ऊ की मात्रा में यहाँ पर तो ए आ रहा है, और यहाँ पर ऊ की मात्रा में क्या आ रहा है? ऊ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो ये तरीका है, ये अलग अलग है। लेकिन हिंदी में देखो आप कोई भी शब्द बोलो वो जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा, ये एक सिर्फ हिंदी में खास बात है। ठीक है, इन वर्णों के माध्यम से हम किसी भी भाषा का उच्चारण कर सकते हैं। हिंदी के जो वर्ण है, जो देवनागरी लिपि है अपनी, इसकी हिंदी जो भाषा है उसके जो वर्ण है उसमें आप किसी भी भाषा का जो है उच्चारण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा। थर्ड ग्रेड में फिर से बता दूं कि सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, और हिंदी विषय की जरूरी नहीं कि हिंदी विषय ही हो आपके। सीटेट की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या रीट की अगर आप आगे आने वाली एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, या थर्ड ग्रेड की आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या जो वर्तमान में जो सीईटी की जो एग्ज़ाम लग रही है वो अगर आप देना चाहते हैं, तो उन सब के लिए वर्ण विचार से रिलेटेड जो बिंदु है हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आप सबके लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। देखिएगा आगे कि हिंदी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक वर्ण निर्धारित होता है, प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण निर्धारित है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है लिपि की अपनी। आगे देखिएगा कि वर्ण के भेद, वर्णों के भेद क्या क्या हैं? वर्ण के दो ही भेद हैं, एक है स्वर और दूसरा रहता है व्यंजन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्ण के कितने भेद हैं? याद रखना है सिर्फ दो ही भेद हैं। और इसमें भी देखिएगा हिंदी में अगर मूल वर्णों की संख्या की बात की जाए तो हिंदी में मूल वर्णों की जो संख्या है वो 44 मानी गई है। वो कैसी मानी गई है? इसमें देखिएगा 11 तो आते हैं अपने स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। मूल रूप से ये जो 44 है यानी 44 ही क्या है? मूल वर्ण कहलाते हैं। और कुल वर्णों की अगर संख्या की मैं बात करूं तो 52 आएंगे। कुछ किताबों में आपको 57 भी मिलेंगे, कुछ में 53 भी मिलेंगे, कुछ में 50 भी मिलेंगे। उनका देखना है तो देखते रहिए भाई, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 ही है। वो कौन कौन से हैं उसको लेके मैं बात करूंगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा है या नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा स्वरों को लेके। तो स्वरों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। कौन कौन सी है? देखा, ए है, आ है, ई है, ई है, ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब कुछ विद्वान देखो इस री को जो है ये वाली री बताते हैं, तो भाई इसको हटाते हैं, कुछ विद्वान हटाते हैं और क्या कहते हैं कि इनकी जगह एक नई ध्वनि आजकल आ गई है,
वो है ओ, यानी इस पे कुछ बिंदी बिंदी नहीं लगेगी, जैसे ये मैं लिख देता हूँ अलग से। इस प्रकार का जो ओ है वो इसमें शामिल करते हैं। अब भाई वो इसमें शामिल करना है कि नहीं करना वो आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन ये ध्वनि इसमें शामिल नहीं रहेगी। आप सबको बता दूं कि ये जहाँ पे काम में आती है आप रखिएगा उसको। वर्तमान में काम में ली जा रही है, ऐसी बात नहीं है नहीं ली जा रही है, ली जा रही है, लेकिन आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। आप री को ही इन 11 वर्णों की 11 जो स्वर हैं उसमें आपको शामिल रखना है, इनको हटाना नहीं है, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक है। चलिए आगे मैं व्यंजनों को लेके बात करूं तो व्यंजन में देखिएगा कैसे लेके मैं तक के जो 5-5 हैं ये 25 तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा ये आती होगी कर्म, ध्यान में रख लेना आप, कर्म को जो है याद रखिएगा। इन सब का मैं एक अलग से नाम बता दूं, इसको मैं जब भी आगे बात करूंगा तो इसको मैं क वर्ग कहूंगा। क्या कहूंगा? क वर्ग कहूंगा। इसको मैं च वर्ग कहूंगा। ठीक है, आगे जब भी हम बात करेंगे तो इनको मैं यही नाम से पुकारूंगा। इसको मैं जो है वो ट वर्ग कहूंगा। ट वर्ग का मतलब हो जाएगा ट ठ ड ढ ण। इसके अलावा मैं बात करूँ तो त वर्ग में देखिएगा कौन कौन से आएंगे। त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। अब यहाँ पर ये वर्ग नहीं रहेंगे, ये र ल व है, ये वर्गों की श्रेणी में आपको इनको नहीं रखना है, फिर श श श है ये आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा 8 ये रहते हैं। 25 और 8 कितने हो जाते हैं? 33 वर्ण। 33 प्लस 11 कितने हो गए? 44 हो गए। यही मूल वर्ण है, बाकी जो भी वर्ण बनेंगे वो सारे इन्हीं के योग से बनने वाले, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। अगला देखिएगा हमारे यहाँ उत्क्षिप्त वर्ण भी हैं। 2 वर्ण है, एक है अड और एक है अढ। एक है अड और एक है अढ, ये 2 हैं, उत्क्षिप्त हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। नीचे नुक्ता लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है, बिंदी जो लगी हुई है उसको नुक्ता कहते हैं। अनुस्वार की मैं बात करूं तो अनुस्वार हमारे यहाँ एक काम में आता है, एक हमारे यहाँ विसर्ग काम में आता है। इसके अलावा हिंदी में कुछ भी आपके वर्ण जो है वो काम में नहीं आएंगे। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। अगर इनको कोई गलत बताएगा तो उसके खिलाफ हम जाने को भी तैयार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना आगे रहेगा स्वर को लेके, हम सबसे पहले बात करेंगे कि वास्तव में स्वर क्या है। तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा के अगर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं स्वर, यानी मुंह में कोई रुकावट नहीं आएगी, जैसा उच्चारण करेंगे वो वैसा का वैसा ही हो जाएगा। अर्थात स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण हो सके वे ही स्वर कहलाते हैं। ठीक है, याद होगी परिभाषा। आगे देखिए, हिंदी में 11 स्वर होते हैं, इनकी अपन चर्चा कर चुके हैं तो इनको बार बार नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में देखिएगा क्या है, स्वरों को निम्न आधारों पर जो है वर्गीकृत हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो रचना या उत्पत्ति के आधार पे अपने को इसको जो है डिवाइड करना है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार परीक्षा में सवाल भी इनसे बनते हैं। तो देखिएगा पहला अपना रहेगा कि जिन स्वरों की, पहला अपना मूल स्वर है। मूल स्वर क्या होते हैं? मूल का मतलब जो वास्तव में जो मूल है, जो जड़ है, यानी जो मुख्य रूप से जो है खुद ही है, किसी के योग से वो नहीं बने हैं, तो मूल स्वर होते हैं। यानी जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं हुई है उन्हें कहते हैं हम मूल स्वर। और हिंदी में इनकी संख्या जो है वो 4 ही है। ए है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, इसके अलावा री है। ये 4 जो है वो मूल स्वर माने जाते हैं। इनके अलावा कोई मूल स्वरों की श्रेणी में नहीं आता। बाकी जितने स्वर बनते हैं वो इन्हीं के योग से बनते हैं, सारे के सारे इन्हीं के चारों ओर घूमते रहते हैं। देखिएगा दूसरा हमारा रहेगा रचना व्युत्पत्ति के आधार पे संधि स्वर। संधि का मतलब आप समझते होंगे कि मूल स्वरों के योग से बनने वाले जो है स्वर, संधि स्वर जो है स्वर जो है वो संधि स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल स्वरों के जो योग से बनेंगे। मूल स्वर कौन कौन से हैं? ए है, छोटा ई है, छोटा ऊ है और री है। इन 4 के योग से जो बनेंगे वही संधि स्वर होंगे। और संधि स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। तो दीर्घ में क्या आता है कि आ ई उ आएगा, ये सॉरी यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ पे छोटी लिख दी गई है, यहाँ पे बड़ी ई है और बड़ा ऊ रहेगा। ठीक है, संयुक्त स्वर में देखिएगा ए है, आई है, ओ है, औ है। अब इनको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ आपके, कि जो अपना आ बनता है, क्या बनता है? जो अपना आ बनता है ये बना है, मैं ए प्लस ए ही लिखूंगा। आ प्लस आ से भी आ बनता है, लेकिन मूल में यही है। ठीक है, आगे मैं बात करूं बड़ी ई को लेके, तो ई प्लस ई दोनों से मिलके बड़ी ई हो जाती है। ऊ की मैं अगर बात करूं बड़े ऊ को लेके, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। अब मैं बात करूंगा ए को लेके, तो ए जो बना है ए प्लस ई से बना है। इसके अलावा आई की मैं बात करूं तो ए प्लस, सॉरी यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको वापिस से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ पे ए
प्लस ए, क्या बन गया, ए है यहाँ पे भाई, ए है तो ये आई बन गया। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ओ है, तो ओ किससे बनेगा, ए प्लस ऊ से बनेगा, ए प्लस ऊ से क्या बनेगा, ओ बन गया। और फिर एक और बचती है हमारे साथ में ध्वनि, वो है औ। औ बनती है देखिएगा ओ प्लस ए से, किससे बनती है, ओ प्लस ए से बन जाती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने ना, ए पहले आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी सी गलती हो जाती है कई बार जल्दबाजी में, जल्दबाजी कर तो नहीं रहे लेकिन फिर भी हो जाती है, दिमाग से निकल जाता है। ए प्लस ओ से मिलकर क्या बन जाता है, औ बनता है, ठीक है। समझ में आई होगी पूरी बात। फिर से मैं बता देता हूँ, मूल स्वर 4 हैं, ए ई उ री। संधि स्वरों में जो है बाकी बचे हुए जो भी स्वर हैं वो सारे आ जाते हैं, सिर्फ इन 4 को निकाल के। फिर इसमें भी 2 डिवाइडेशन हमने किए हैं, एक दीर्घ स्वर का है और एक संयुक्त स्वर का है। दीर्घ में देखिएगा आ ई उ आ जाता है, संयुक्त में ए आई ओ औ आ जाता है, ठीक है। चलिए हमारा दूसरा जो इसमें रहता है कि मुख में जीवा की स्थिति के आधार पे, कि मुख में जीभ कहाँ कहाँ है, आगे है, बीच में है या पीछे है, तो उसके आधार पे हमने इसको बांटा है। सबसे पहला हमारा जो रहेगा वो रहेगा अग्र। अग्र का मतलब ही क्या होता है, आगे। अग्र का मतलब ही क्या होता है, आगे। जिन ध्वनियों का उच्चारण में जीभ मुख में आगे की ओर आती है, जैसे किस में आती है, आप ई बोल के देखिएगा, बड़ी ई बोल के देखिएगा, ए बोल के देखिएगा, आई बोल के देखिएगा, क्योंकि ए का निर्माण ए प्लस ई से ही हुआ है और ई का उच्चारण कहाँ हो रहा है, आगे हो रहा है। तो अग्र स्वरों की श्रेणी में ई और ए आई ये 2 रहेंगे, इसमें आप बोल के देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। आगे अपना 2 नंबर का जो रहेगा वो रहेगा मध्य स्वर। देखिएगा मध्य स्वर क्या होता है, इन स्वरों के उच्चारण में जीभ जो है मुंह के बीचले भाग में होती है और वो एक ही वर्ण है, वो कौन सा है, ए है। कौन सा है भाई, ए जो वर्ण है, आप बोलोगे तो जीभ बीच वाले भाग में रहती है, इधर उधर नहीं जाती है, ठीक है। अगला अपना तीसरे नंबर का जो रहेगा कि पश्च स्वर, पश्च का मतलब होता है पीछे, और जब भी आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो जीभ मुंह के पिछले भाग में चली जाती है। जैसे बोलो आप आ बोलोगे तो जीभ नीचे पीछे खींचेगी, ऊ बोलोगे तब भी पीछे खींचेगी, ओ बोलो, औ बोलो, और एक आप जो इस ओ को लेके भी घूम रहे हो बार बार, तो इसमें भी यही होगा। अगर आप मैं री की बात करूं अग्र स्वर में, तो री बोल के देख लीजिएगा, री में अग्र स्वर आएगा। यहाँ पे री नहीं लिखा गया है तो टेंशन में मत आइएगा, री जो है वो अग्र स्वरों की श्रेणी में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नंबर 3 पे जो रहेगा वो रहेगा होठों की आकृति के आधार पे। अब होठ आकृति में कैसी कैसी आकृति में आ सकते हैं भैया आपके, एक तो आएंगे गोल में, और एक गोल नहीं होगा तो वो चपटा हो जाएगा। यहाँ पर एक आएगा वृत्ताकार और दूसरा रहेगा अवृत्ताकार। वृत्ताकार में होता क्या है कि होठों का आकार गोल हो जाएगा। पूरे आप स्वरों को बोल के देख लीजिएगा, जिस जिसमें वृत्ताकार गोल होता है, जैसे ऊ है, ओ औ है या ओ है, इसमें आपकी वृत्ताकार स्थिति बनती है, तो यहाँ पे ये वृत्ताकार रहेंगे। अवृत्ताकार में होठों का आकार गोल नहीं होगा, मतलब आप ए बोलिए बिल्कुल नहीं होगा, आ बोलिए, छोटी ई, बड़ी ई, ए आई, या अपना एक और रह गया री, बोल के देख लीजिएगा, कहीं पर भी इसमें जो है गोल नहीं होगा, होठों की आकृति गोल नहीं होगी। फिर से आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है ये वर्ण, जब तक पढ़ते नहीं हो तब तक कठिन लगते हैं, हार्ड नहीं है। देखिएगा अपना अगला जो भेद रहेगा मुखाकृति के आधार पे, यानी मुख की आकृति कैसी होगी, मुख कम खुलेगा, ज्यादा खुलेगा, तो वो चीजें इसमें देखनी है। जीभ कहाँ रहेगी, तो पहला है अपना संवृत स्वर, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। जब जीवा का व्यवहृत भाग स्वरों के उच्चारण के लिए मुख में अधिकतम ऊंचाई पर होता है, अधिकतम ऊंचाई में कहाँ पर होता है, संवृत में होता है, और मुख जो है लगभग बंद हो जाता है। तो बोल के देख लीजिएगा, ई ऊ बोलेंगे तो मुंह ज्यादा नहीं खुलेगा, लगभग बंद सा ही रहता है, हवा इतनी बाहर नहीं आ पाती। दूसरा है अपना अर्ध संवरित स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवरित से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, वो है ए ओ, इसमें थोड़ा सा मुख जो है वो ज्यादा खुलता है। अगला अपना जो रहेगा विवृत स्वर रहेगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला रहे वो कहलाता है विवृत। जैसे आप जब भी चोट लगती है तो सिर्फ एक ही ध्वनि आपके मुख से आती है, पूरा मुंह खुल जाता है और कहते हो आ, ठीक है। अगली मैं बात करूं नंबर 4 पे, अर्ध विवृत स्वर में जब मुख विवृत से कम खुले और अर्ध समृत से कुछ ज्यादा खुले, तो वहां पर कौन सा होता है, वहां पर होता है अर्ध विवृत स्वर। इसमें 4 ध्वनियां आती हैं, एक ए है, एक ओ है, एक ऐ है, एक औ है, यानी इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है। आप इनको जो है एक अलग से जो है उसको नोट करके लिख लीजिएगा, सीधे में लिख लीजिएगा, ताकि ये तुरंत जो है वो ऑप्शन याद हो जाए, ठीक है। पांचवा हमारा यहाँ पे रहेगा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे। अब मात्राओं, उच्चारण काल का मतलब है कि स्वरों के उच्चारण में कितना समय लगेगा। पहला हमारा रहेगा लघु स्वर,
देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर, एक अन्य नाम भी है इसका, वो है ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर भी इनको कहते हैं, लघु स्वर भी इनको कहते हैं। कौन कौन से हैं? वही है चारों, ए ई उ और री। इसके अलावा दूसरा अपना जो रहेगा वो रहेगा दीर्घ स्वर, यानी इनमें लघु स्वरों से दुगुना समय लगेगा। लघु स्वरों में यानी ह्रस्व स्वरों में जितना समय लग रहा था उससे दीर्घ में डबल लगेगा, दुगुना लगेगा। इसका एक अन्य नाम भी है, वो है गुरु। गुरु स्वर भी इनको कहते हैं। देखिएगा इसमें कौन कौन से आते हैं, बाकी जो बचे हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? इस दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। और लास्ट का अपना इसमें जो रहता है वो है प्लुत स्वर। प्लुत का मतलब है लघु स्वर जो है उससे आपको 3 गुना समय लगे। कितना समय लगे भाई? 3 गुना समय। 3 गुना समय का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आप ओम का उच्चारण करते हो, ओम का उच्चारण करते हो तो ओम के उच्चारण में आपको जो है यहाँ पे ये लिखा गया है, तो यहाँ पे ओ जो है उसको आपको 3 बार तक खींचना है, यानी ओ इतनी बार बोलोगे उतना तक आपको जो है ओम ओ का जो है उच्चारण यहाँ पर करना है। तो ये होते हैं प्लुत स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना जो रहेगा उच्चारण स्थान के आधार पे ये स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, दोनों को अपन बढ़िया तरीके से देखेंगे समझेंगे भी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है, इसलिए सिर्फ स्वर ही पढ़ेंगे। देखिएगा इसमें सबसे पहला है तालव्य। तालव्य यानी जीभ तालु का स्पर्श करेगी। क्या बोलते हैं इसमें? ई या ई बोलोगे तो देखिए तालु कहाँ होता है? जहाँ पे कहते हैं ना कि गर्म आलू चिपक जाए, आलू जहाँ पे चिपके वहां पे तालु है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रहेगा। आगे मैं बात करूं यहाँ पे अगला जो रहेगा वो रहेगा कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु की सहायता से जो बोला जाता है वो कौन सा है? देखो एक है ए, एक है ऐ कंठ तालव्य वर्णों की श्रेणी में आते हैं। ये जब अपन व्यंजन पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे। सूत्र सहित मैं आपको याद करवाऊंगा, ट्रिक आपको वहां पे मैं बताऊंगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। व्यंजन वाला वीडियो वो रहेगा, व्यंजन वर्गीकरण में वो शामिल रहेगा, आगे वाली क्लास में वो आएगा, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ स्वरों की बात हम करेंगे, स्वरों के वर्गीकरण को लेके हम आज बात करेंगे, इससे आगे हम बात नहीं करेंगे। देखिएगा अपना जो दूसरा रहेगा वो रहेगा 3 नंबर का है कंठ वर्ण। कंठ से उच्चरित होने वाले 3 वर्ण है, एक ए है, आ है और एक ओ भी इसमें आ जाता है। काम में नहीं आता, कम से कम काम में आता है। अगला अपना रहेगा ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होठों से उच्चरित होने वाले, आप होठों के बिना ऊ और ऊ का उच्चारण नहीं कर सकते। इसके अलावा कंठ और ओष्ठ जिसमें दोनों चाहिए, यानी ओ और औ, तो दोनों जिसमें चाहिए वो होते हैं कंठोष्ठ वर्ण, और इसमें सिर्फ 2 ही हैं, ओ और औ। तो आज की मेरी ये जो क्लास है वो आप सबको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा यहाँ पे वीडियो के नीचे जो एक थैंक्स का ऑप्शन दिया गया है, उस थैंक्स के ऑप्शन का आप इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। 20 से जो है वो 40 रुपए तक आपको इसमें देने पड़ते हैं, तो आप दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा भी नहीं होते हैं आपके लिए, इतना जो है इस प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए ला रहे हैं नए नए, तो इस चीज़ के लिए आप जो है थोड़ा सा रहिएगा तैयार। ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ में कि भाई आप ये करें तभी मुमकिन हो सब कुछ, तभी क्लास डालेंगे, ऐसा नहीं है। क्लास रेगुलर रहेगी अपनी, बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा जो सिलेबस है, मैं हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है ग्रेड सेकंड, थर्ड ग्रेड और रीट की मैं बात करूं, या सी टेट की आप तैयारी कर रहे हो, या मैं बात करूं तो सीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए जहां पर आपके हिंदी व्याकरण का टॉपिक जुड़ा हुआ है और जिसमें भी वर्ण का टॉपिक जुड़ा हुआ है वो ये क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इससे बेटर क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा या कहीं अन्य आपका जो भी चैनल है वहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, इससे बढ़िया कहीं पर भी पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा। एक एक चीज़ को मैंने बड़ी बढ़िया ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई मान लो कि आपके कोई सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये थैंक्स वाला ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।